रिश्तों की पाबंदी। कितनी खुश थी मैं जब मेरी भाभी ने मुझे अपने पोते के जनेऊ संस्कार में बुलाया था। मन में ढेरों उत्साह भरे मैं तैयारी में जुट गई। सबके कपड़े खरीदने के लिए अपने वर्षों की बचत को जो गुल्लक में जमा करती थी तोड़कर बेटे को दे दिया था। आने जाना और बाकी सब खर्च के लिए जब बेटे ने हाथ उठा दिया और कहा, माँ मेरे पास तो जो पैसे थे उनसे आपकी बहू और पोता पोती के लिए नए कपड़े खरीद लिए, अब आने जाने का खर्चा आप देख लो। मेरे हाथ के वो चमकते सोने के कंगन जिस पर बहू की नज़र बहुत समय से टिकी थी, आखिर उसे ही उतार कर बेटे को दे दिया। भाभी के घर जाना है, उसकी बहू, बेटे और बेटियां और पोता पोती सब के लिए कुछ न कुछ तो लेकर जाना ही होगा। खाली हाथ मायके कैसे जाऊंगी? भाई के जाने के बाद पहली बार ही तो उसके घर जा रही हूँ। मेरे साथ साथ मेरी बहू मंजू भी तो कितनी खुश नजर आ रही थी। रोज बाजार जाती और नए नए कपड़े, चप्पल, जूते खरीद कर लाती। मन तो मेरा भी करता था कि कम से कम 2 जोड़ी कपड़े तो अच्छे मेरे पास भी होते, और मेरी चप्पलें तो इतनी घिस गई थी कि अब नंगे पैर चलना ज़्यादा अच्छा था। कंकड़ और कांटे चप्पल में फंसते तो सीधा मेरे पैर में नहीं, हृदय में ही घात कर जाते। जिन बेटों पर इतना खर्च किया पढ़ाने लिखाने और उनकी हर फरमाइश पूरी करने में, आज जब वो इतना कमाते हैं तो अपनी माँ की घिसी हुई चप्पल उन्हें नज़र नहीं आती। मेरे बेटे बहू को कभी मेरी ज़रूरत का ध्यान ही नहीं रहता। मंजू का उत्साह देखते ही बनता था। मैं भी खुश थी कि बहू का स्वभाव बदल रहा है और वो अब मुझ पर चीखती भी नहीं थी पहले की तरह। उसने तो मुझे अपने कमरे तक ही सीमित कर दिया था। पर एक दिन पड़ोस के मिश्रा जी की बहू से जब वो बात कर रही थी तो मैं वहीं से गुजर रही थी। उसकी बात सुनकर आंखों से बहते आंसू को रोक नहीं पाई और अपने कमरे में आकर इनकी फ़ोटो को गले लगाकर खूब रोई, क्योंकि छोड़कर चले गए आप मुझे इस तरह से। आज आपकी बहू मुझे से छुटकारा पाने के लिए ही तो मेरे भाई के घर मुझे छोड़ने जा रही है। कह रही थी कि इस बुढ़िया को वापस नहीं लाएंगे, अपना वहीं रहेगी और मैं यहाँ चैन से रह पाऊंगी। मैंने तो कभी कोई रोका टोका भी नहीं, उसके किसी काम में दखल भी नहीं दी। फिर क्यों मैं उसे फूटी आंख नहीं सुहाती? रात भर पति की फ़ोटो से बात करते समय मेरी आंख लग गई। चादर मेरे आंसू से भीगी हुई थी। सुबह जब नींद खुली तो मैंने फैसला कर लिया था, अपने बहू बेटे से अपमानित होने से अच्छा है अपने भाई के घर ही चली जाऊं। भाई नहीं है अब तो भाभी, और मेरे भतीजा और भतीजी और उनके बच्चे सब तो हैं। अपनी बाकी की ज़िंदगी अब मैं वहीं रहूँगी। 2 दिन बाद मैं अपने बेटे बहू के साथ अपनी भाभी के घर आ गई। बड़ा सा आलीशान घर, रंग बिरंगे बिजली के बल्ब चमक रहे थे। अगले दिन ही जनेऊ था मेरे मंझले भतीजे के बेटे का। भाभी तो मुझे देखकर चहक उठी थी, गले लगाकर बोली, दीदी बहुत अच्छा किया आप जो आ गईं। अब मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगी। मैं खुश थी, यही तो मैं चाहती थी, मेरी बहू और मेरा बेटा भी। पर कैसे कहती मन की बात। रास्ते भर भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि भाभी मुझे अपने पास रोक ले। भाभी की बहुओं और सब के लिए लाए सामान को दिया तो सबने यही कहा, इसकी क्या ज़रूरत थी? बुआ जी आप आ गई बच्चों को आशीर्वाद देने, वही बहुत था। मेरे कपड़े और चप्पल देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए और कानाफूसी कर मेरा मजाक उड़ाते सुना था। बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया था मेरे भतीजे ने। सभी औरतें एक से एक बढ़कर एक कपड़े और जेवर से सजी हुई थी। मेरे पास तो ले देकर बस वो एक जोड़ी सोने के कंगन ही बचे थे, जो यहाँ आने के लिए उन्हें भी बेचना पड़ा। मट मैले सफ़ेद रंग की पैबंद लगी साड़ी पहने जब बालों को ठीक कर रही थी तो भाभी ने एक साड़ी मुझे दी और कहा, दीदी बहुत से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो क्या सोचेंगे आपको ऐसे कपड़ों में देखकर, यह पहन लीजिए आप पर जचेगी। आपके लिए नए कपड़े लाने का समय ही नहीं मिला। मेरी साड़ी बिल्कुल नई है, बस एक आधा बार ही कभी पहनी होगी मैंने। आपसे उम्र और रिश्ते दोनों में बड़ी हूँ,
तो क्या आप मेरे कपड़े नहीं पहन सकती? मैंने भी वो साड़ी स्वीकार कर ली। हल्के बादामी रंग का सुनहरा बॉर्डर बहुत जच रहा था। कितने सालों बाद कुछ अच्छा पहना था। जब उनकी बहुएं ने ये देखा तो आपस में कह रही थी, सासू माँ ने सबको नए कपड़े दिए पोते के जनेऊ में, और अपनी ननद को अपनी पुरानी पहनी हुई साड़ी दे दी। यह साड़ी तो सासू माँ ने कितनी पार्टियों में पहनी है, सब देखते ही पहचान जाएंगे। कोई बात नहीं, भाभी की ही पहनी हुई साड़ी है ना। मैंने अपने मन को समझा लिया। 4 दिन बाद बहू और बेटे गांव वापस जा रहे थे। मुझे भाभी और भतीजों ने जबरदस्ती रोक लिया। ऐसे ही तो मेरी बहू चाहती थी। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने को मिले और स्वादिष्ट भोजन मिला। मेरी कई सालों से काम करने की आदत बिल्कुल छूट गई थी। जब से बहू आई कुछ करने ही नहीं देती थी। आप अच्छा खाना नहीं बनाती, बिल्कुल गले से नीचे नहीं उतरता आपके बेटे के। मैं तो इतना फीका खाना खा ही नहीं सकती। रोज रोज होटल से मंगवाना संभव नहीं है। आप आराम करो, खाना मैं बनाऊंगी। यह कहकर बहू टाल देती। मेरा बेटा जो 30 साल से मेरे हाथ के बने खाने को उंगली चाट कर खाता था, अब उसी के गले से नहीं उतरता वही खाना। और हाँ, औरत के हाथ से जब रसोई घर की बागडोर छीन ली जाती है तो बिना प्राण के शरीर बनकर रह जाती है। उसका जीवन बस वही मेरी हालत थी। मैं पहले आलसी नहीं थी, पर जब कोई काम ना करे तो दिन भर नींद आएगी ही। यह उन दवाइयों का भी नशा था और असर भी था जो बहू मुझे रोज़ सुबह उठते ही देती थी, जिसके खाने के बाद मैं दिन भर अलसाई सी रहती थी। मेरे भतीजे और उसकी पत्नियों को अखरने लगी थी कि बुआ किसी काम में हाथ नहीं बटाती। वो मुझे हर काम के लिए ताने देते थे और कहते थे, बुआ आज दिन में सोना नहीं है, आपको अचार के लिए आम काटना है। आंगन में घास उग आई है तो आज शाम तक आप आंगन चकाचक कर देना। बारिश का मौसम है पर कपड़े तो सूखते ही नहीं है ना। आप पूरा ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे मुझे हर समय खुद का अपमान होता दिख रहा था। इससे अच्छा तो अपने घर में बेटे और बहू से अपमानित होती थी, वही ठीक था। भाभी भी हर दम मेरी खुराक पर नज़र कसती थी। इस उम्र में भी इतना कैसे खा लेती है दीदी। एक दिन जब मैंने देखा भाभी की बड़ी बहू ने सबकी थाली की झूठन बचा हुआ खाना एक थाली में रखा और मुझे वही खाने को दे दिया। वो 6 महीने जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान हो उठी थी। तब घर की बहुत याद आती थी। मैंने छोटे बेटे को फ़ोन करके बुला लिया और वापस अपने घर आ गई। मायके का एक कड़वा शब्द भी जहर समान है। उसके दिए सभी कपड़ों को वहीं छोड़कर अपनी वही पुरानी साड़ी और टूटी चप्पलें पहने जब निकलने लगी तो भाभी ने समझाया, बेकार जा रही हो, यही तो कितना बढ़िया से रह रही हो। बस खाना और सोना ही तो तुम्हारा काम था, यही तुम्हारा जीवन है। अच्छा जा रही हो तो यह कपड़े क्यों छोड़ के जा रही हो। और फिर वही अपनी पैबंद वाली पुरानी साड़ी पहन ली और कैसे उन्हें समझाती कि साड़ी के फटने पर पैबंद लगाकर पहना जा सकता है, पर रिश्तों पर लगी पाबंदी संभालना बहुत मुश्किल होता है। इससे अच्छा अपने बहू बेटे के साथ ही रहना है। जब घर में अपमान मिलता है तो बाहर वालों को भी मौका मिल जाता है अपमानित करने का। खुद को बदलना होगा। मेरा घर मेरा ही है, बहू के आने से पहले भी और उसके आने के बाद भी। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझनी पड़ती हैं। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, प्लीज़ हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। फिर मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।